बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की गूंज है। आज 2024 में अगर कायद-ए-आज़म मौजूद होते तो द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस पार्लियामेंट के हवाले से क्या कहते। आपकी पूरी जिंदगी डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस खित्ते के मुसलमानों के लिए हमें क्या पैगाम देती है। वो जिंदगी जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो पैगामात जो उनकी आवाज़ में आज महफूज हैं दुनिया की मुख्तलिफ आर्काइव्स के अंदर, ये पैगामात पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से क्या हैं, इदारों के हवाले से क्या है, और इन लोगों के लिए जो पार्लियामेंट में मौजूद तो हैं लेकिन इतनी इस्तात नहीं रखते कि सच बोल सकें, इनकी इतनी काबिलियत भी नहीं है कि ये किसी पंचायत के मेंबर बन सकें, लेकिन ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान की आवाम के फैसले करते हैं। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे और फिर इमरान खान आज जेल में किस तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आम पाकिस्तानी की स्ट्रगल कैसे है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, मौलाना साहब ने हुकूमत को दोबारा आंखें दिखाई हैं, लेकिन क्या मौलाना साहब अपना भाव और जो हलवे की देग तैयार की गई थी, क्या उन्हें पसंद नहीं आई, इसकी खुशबू शायद उन्हें मुतासिर नहीं कर सकी, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों के हवाले से। व्यूअर्स, पहली बार आज हमने देखा कि काफ़ी अरसे के बाद हुकूमती ओहदेदार काफ़ी डिफेंसिव नजर आए। सबने मिसाक जमहूरियत की बात की आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। सारे लोग जो हैं वो पीटीआई पर तनकीद ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी तरफ अपोजिशन में कुछ लोगों को देखा, बिलावल भी बोले, बाकी लोग भी बोले कि आप ऐसा मत करें और माजी में जो गलती की कि किसी और को मौका मिलेगा और आप अगर यहां पर मौजूद नहीं होंगे तो फिर किसी और की सोच पार्लियामेंट में परवान चढ़ेगी। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि कोई रास्ता निकालें, इस ऐवान को फंक्शनल किया जा सके। जो हमारी बाहर की तलखी है वो चलती रहेगी। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुसन है, इख्तलाफात को इख्तलाफात ही रहना चाहिए, जाती दुश्मनी में मत बदले। मिसाक जमहूरियत का मकसद पार्लिमानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और इसे आगे बढ़ाना है। सर, आप ये बातें तो करते हैं, लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट के फ्लोर पर कल पाकिस्तान की आवाम ने देखा और जिस तरह से लोगों को ज़दोकोब किया गया, कॉलर से पकड़ पकड़ कर घसीट कर आपने उन्हें पाबंदे सलासिल किया, आप में और किसी आमिर में, और उस दौर में जो पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने, सब ने मिलकर उस दौर को बर्दाश्त किया, उस निज़ाम से टक्कर ली मुशर्रफ साहब के दौर में। तो आज और उस दौर में और इससे पहले जितने भी दौर गुजरे किसी भी आमिर के, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये था कि पहले वो डायरेक्ट करते थे, आज उन्होंने आपकी मदद से ये सब कुछ किया। आज आप पार्लियामेंट की जो तकद्दुस की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट के ऊपर मिसाक और इस पर दस्तखत करने के लिए अपोजिशन को दावत देते हैं, लेकिन क्या आप वाकई इस सीट पर बैठने के मुस्तहिक हैं? पहले फैसला करवाया जाए पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 47 वाली हुकूमत का, फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाना जरूरी है, पार्लियामेंट के वकार को किसी सूरत भी मजरू नहीं होना चाहिए। स्पीकर की सवाबदीद है कि वो किसी भी रुकन के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं। मिसाक जमहूरियत से दोनों जमातों में तलखियों का खात्मा हुआ, आइन को बहाल किया गया। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ और मैंने इसके ऊपर कुछ फिगर्स भी आपके लिए इकट्ठे किए और वहाँ पर ये बात कही गई कि जरदारी साहब ने तकरीबन 11 बरस जो हैं वो जेल में गुजारे, बाकी लोगों ने भी गुजारे। ये ख्वाजा आसिफ साहब इसका एक हवाला दे रहे थे। अच्छा, अगर व्यूअर्स आप तारीख का मुताला करें और जाकर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं तो पता ये चलता है कि नवाज आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तकरीबन टोटल कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो 11 साल जेल में रहे। 10 अक्टूबर 1990 बरोज बुध पहली बार उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को वो रिहा हुए। फिर 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए और 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए और 2019 में तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और फिर 6 माह के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। अब जरा जो अदवार थे इन पे गौर कर लें, आपको पता लग जाएगा कि बिलावल या ख्वाजा आसिफ साहब आज इकट्ठे क्यों बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार 1990, 1993 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर 97 से 99 तक और आखिरी बार 2013 से 2017 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हैं।
اب یہ جو ان کے جتنے بھی ٹینیورز ہیں اس میں یہ بھی ضرور خواجہ آصف صاحب کو سچ بولنا چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کی زبان جو کاٹنے والا معاملہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معافی مانگی گئی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی طرف سے جو جنید صفدر کے فادر ان لا تھے سابقہ، تو ان کا کیا کردار رہا اور پھر انہوں نے معافی مانگی. تو یہ تمام چیزیں تلخیاں کس طرح سے بھلا کر آج وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بھی سزا کاٹی اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ واقعی جمہوریت کی جیت ہے یا پھر ایک کمپرومائز سچویشن کے اندر، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہ بخوبی اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کسی اور کی مدد سے، باقی لوگوں کی مدد سے اقتدار میں تو رہ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگوں کے دل کے حال بتا رہا ہوں کہ جب وہ پاکستان کی عوام کو دیکھتے ہیں جس طرح عمران خان کے نام پر، اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انڈائریکٹلی پاکستان کی اڈیالہ جیل سے باہر آتی ہے، لوگ باہر نکل آتی ہے، یہاں پر تو لوگ چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ باہر نکلو، کوئی نہیں نکلا. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی کال تھی اور کوئی نہیں نکلا، لوگ نکلے ہی نہیں. اور پھر نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ لوگ نہیں نکلتے، مجھے نکال کر یہ نہیں نکلتے. چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا اور آگے بھی کرتا رہوں گا، لیکن تحریک انصاف ایوان اور کمیٹیاں نہ چھوڑیں. اب جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے جو آپ کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے. حکومت کا کام اگر صرف یہ ہے کہ آج کس کو بند کرنا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی سر یہی کچھ ہوا. پارلیمنٹ لاجز کے اندر لوگوں کو ڈھونڈ کر پکڑا گیا اور اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے رہے کہ ایسا مت کریں. اس وقت فاروق حبیب تھے اینڈ کمپنی، انہوں نے آ کر بڑی بڑی لمبی تقریریں کی، لیکن اب فاروق حبیب کہاں پر ہے؟ بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. لیکن یہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا. ہوتا سرکار یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو غلط فیصلے کرواتے ہیں اور اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارے فیصلے جو ان کے لیڈرز نے کروائے، عمران خان کو غلط رپورٹس دے کر، آج نقصان جو ہے تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. یا صدیق صاحب قیادت کے ساتھ بیٹھے یا نہیں؟ کیا ہم پارلیمنٹیرینز مساکے پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے؟ یہ یا صادق صاحب نے بات کہی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار یا صادق صاحب نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کی ناکامی پر جی سارجنٹ اینڈ آرمز قومی اسمبلی کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک 16 رکنی کمیٹی بنانے کا بھی کہہ دیا جو پارلیمنٹ کے معاملات اچھے طریقے سے لے کر چلنے کی ذمہ دار ہوگی. بیرسٹر گوہر سے وہ بار بار سوال کر رہے تھے جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا کہ یار میری طرف دیکھے تو صحیح. بیرسٹر گوہر اب دیکھ بھی نہیں رہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کی مرضی سے ہوا. سر یہ آپ کی مرضی سے ہوا، چونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جو بیرسٹر گوہر نے بھی کہا، پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ نقاب پوش آئے، دروازہ کھولا گیا، چابیاں کس کے پاس تھی، لائٹیں کس نے آف کی، معصوم بندوں کو معطل نہ کریں، تہ تک جائیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں لیکن جبری گمشدگیاں کسی صورت نہیں ہوں گی. جلسہ تو بہانہ تھا، نشانہ ہمارے یہ بندے تھے، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں. یہ ہر حال میں عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اب ان لوگوں کو جنہیں اٹھایا گیا علی محمد خان کے علاوہ یا پھر شیر افضل مروت، اگر آپ کہیں کہ وہ بک جائے گا تو مجھے نہیں لگتا. میں نے اب ریسنٹلی ان کا ایک کلپ دیکھا، وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، اور انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر ایک لفظ استعمال کیا دلال کا، کہ یہ سب لوگ دلال ہیں، یعنی مجسٹریٹ کے بارے میں بھی کہا اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہا. تو ان کی اس گفتگو سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہی از کمنگ سلو اور وہ یقیناً تنقید کر رہے ہیں. ابھی اسے ایک اور جو نقطہ اٹھایا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ ہماری بہن سے باپ پر بھی پرچہ ہوا جی، آپ کی خواتین بھی ارکان خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اگر ہماری حکومت وہاں چاہے تو ان کے اوپر پرچے کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کو آرڈر کروں تو وہ وفاقی وزیر 300 میل اپنے علاقے میں آ کر دکھائے. تو یہ تمام باتیں وہاں پر ہوئی. پھر عاطف خان صاحب بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ مساک جمہوریت میں تو یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ جتنے بھی آؤٹ سائڈر گروپس ہیں آپ ان کو کسی صورت بھی جمہوریت کے خلاف کھڑے نہیں ہونے دیں گے. کیا مساک جمہوریت ختم ہو گیا یا نون لیگ پیچھے ہٹ گئی؟ جس طریقے سے الیکشن ہوا، جس طریقے سے حکومت چلائی اس وقت اور چلائی جا رہی ہے، یہ اس مساک جمہوریت کے خلاف ہے.
اور ویورز کیا اسپیکر صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں گرفتاریوں کی رات بھی نہیں سویا, میں جو کچھ اپنے اراکین کے لیے کر رہا تھا اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا چونکہ سب کا ایک پردہ ہوتا ہے. دوسری طرف آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں, اس کے برعکس انہوں نے کہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاریوں کے لیے پروسیجر ہوتا ہے, اسپیکر سے پیش کی منظوری لی جاتی ہے اور ہم نے پروسیجر کے تحت گرفتار کر کے متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب اس پورے معاملے میں آن بورڈ تھے جب یہ گرفتاریاں ہوئی. اب اسپیکر صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں, سچ کون بول رہا ہے؟ اور پارلیمنٹ میں چارٹر آف یہ جو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایوان کے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ انہوں نے کہا جی پردہ رہنا چاہیے. کیا پاکستان کے طاقتور حلقے ان کا پریشر تھا, جن لوگوں کو معطل کیا گیا, جن غریبوں کے اوپر یہ سارے کا سارا نزلہ گرایا گیا, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ویورز پاکستان میں اس وقت جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس گھٹن کے ماحول میں آپ کس طرف دیکھیں گے؟ پاکستان کی عدالتوں کی طرف, وہاں پر بھی آئینی پیکج لا کر پورے نظام کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھیں گے, وہ ریاست کے اندر ایک ڈیفرنٹ ریاست آپ کو نظر آئے گی. آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں گے, اس پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کسی پنچایت کے ممبر نہیں بن سکتے, ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن آپ کو پارلیمنٹ کے فلور پر نظر آئیں گے. تو پھر آپ کہاں دیکھیں؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا the greatest democrat in the history of پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے پاکستان کو اس لیے بنایا کہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر جو ہے ایک ایسے ملک کے اندر آپ پریکٹس کر سکیں. اور قائد اعظم کی تعلیمات کو دوبارہ پڑھنا ہوگا جو سب بھول بیٹھے اور انہوں نے ریاست کے اندر ایک نئی ریاست جو ہے وہ قائم کر دی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک ایسا ہمارے پاس ملک ہو جہاں پر ہر ایک آزاد ہو, جہاں پر لوگ اپنی زندگیوں کو آئین اور قانون اور اسلام کے مطابق گزار سکیں, جہاں پر چھوٹا بڑا کوئی نہ ہو, صرف قانون کی اور آئین کی حکمرانی ہو. اور ڈیموکریسی کی جو اصل روح ہے نا, آپ کہتے ہیں نا کہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے. سرکار آپ کو چارٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ آئین کو اٹھا کر دیکھیں, اور آئین کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ قائد اعظم کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں. اور صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم واز دا الٹیمیٹ ڈیموکریٹ, تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی زندگی کے وہ تمام پہلو جو آج لوگ بھول بیٹھے ہیں, وہ آپ کو جمہوریت کو کیسے سنوارنا ہے آپ کو ہر قدم پہ رہنمائی کریں گے. اور آج 11 سپتمبر کسی نے میرے سے ایک آرٹیکل جو ہے وہ شیئر کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. دی الٹیمیٹ ڈیموکریٹ اس کا ٹائٹل ہے, ڈان اخبار میں لکھا گیا. اور اس آرٹیکل کے اندر ہمیں قائد اعظم کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نظر آئے گا جو آج کے دن پاکستان کی جمہوریت کو کیوں اس کی ضرورت ہے. پہلی لائن اس میں لکھی گئی کہ should the people be changed to suit the system or should the system be reformed to suit the people, کہ جناب لوگوں کو تبدیل کیا جائے تاکہ وہ سسٹم کو سوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, change to suit the system, یعنی آپ کے ارد گرد جو ہے اگر کرپشن ہو رہی ہے تو ہونے دیں, لوگوں کو کہا جائے کہ کرپشن اچھی ہوتی ہے. آپ بچوں سے خطاب کریں اور کہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن بری چیز نہیں ہے. یا پھر آپ یہ کریں کہ سسٹم کو ایسا بنائیں جو لوگوں کو سوٹ کر سکے. اور یہ ڈیبیٹ جو ہے کئی 75 برسوں سے پاکستان میں جب سے ہمیں آزادی ملی, یہی ڈیبیٹ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ جمہوریت نہیں ہے نا, آمریت آتی ہے. آمریت کہتی ہے کہ جمہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاکستان کے حالات کو خراب کر دیا, اور آمریت میں لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ جمہوریت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے بازوؤں کو مضبوط کر سکیں اور اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. تو سسٹم ہمارے پاس کبھی بھی کوئی بن نہیں سکا. پھر اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھا گیا, the shifting blames and avoiding taking responsibility have become the main features of an intellectual discussion taking place at a various national forums. لیکن میں اس میں سے نا ایک چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا. The patterns of leadership set by charismatic father of nation قائد اعظم محمد علی جناح, اس کے اوپر سرکار کوئی بات نہیں کرتا. Jinnah took a clear and strong position throughout his political career. His concept of nationhood, as outlined in his speeches, statements and actions, had a secular orientation and indicated his firm belief in a democratic dispensation. Sir, جمہوریت کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ آگے
इसका कोई जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। अगर जमहूरियत नहीं होगी, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगी, पॉपुलर लीडरशिप नहीं होगी, पॉपुलर फैसले नहीं होंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें ना, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जिन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, आम आदमी की बात की, मुसलमानों के हकूक की बात की, एज कंपेयर टू द इंडियंस जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए थे और हमें कहा जाता था कि इनको आपने नौकरियां नहीं देनी। ये इस खिते की हकीकत है। इन्होंने साजबाज की गोरों के साथ और मुसलमानों को जो है दे वर मेड द फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच। ये हमेशा से ऐसा ही होता रहा, लेकिन कायदे आज़म की जो सोच थी डेमोक्रेटिक, उसने मुसलमानों को उनका वो हक दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कि नुमाइंदा जमात बन गई। ये तो अलग की बात है कि बाद में मुस्लिम लीग जो है वो बनती है। और 1906 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी बिकॉज मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है जी ग्रेजुएशन में एनएफसी कॉलेज, तो मुझे वो आज भी वो नंबर याद है और तारीखें याद हैं कि असल में ये मुस्लिम लीग कब बनाई गई। तो मुस्लिम लीग बाद में बनी, लेकिन जो जॉइंट प्लेटफॉर्म था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, क्योंकि एक अर्ज पैदा हुई, एक फोर्स पैदा हुई कि यार इनके भी हकूक की बात होगी। यहां पर हम सिर्फ इनको भेड़ बकरियां बनाकर हाँक नहीं सकते। ये लोगों के मुंह में अब जुबान आ गई है, तालीम आ गई, शऊर आ गया, ये अपने हकूक को जानते हैं। तो इसलिए द अल्टीमेट डेमोक्रेट जो हमेशा रहेंगे इस मुल्क के अंदर, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और इस पार्लियामेंट को कुछ सिखाए। अब इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, तो मान लो यार उसे, और अवाम को फैसला करने दो। अवाम कहेगी ना कि ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा, तो ये अवाम का फैसला है, किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है। और यही तालीमात हैं कायदे आज़म की कि आप अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। ये जो उन्होंने कहा ना कि इस फर्म बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, ओरिएंटेशन, ये सब जो रास्ते हैं वो डाला जेल की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे जो शख्स बैठा हुआ है, हालात जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, क्यों आप आम माफी का ऐलान नहीं कर सकते? कल को भी तो 4 साल बाद कहना नहीं जी कि जो उस वक्त हुआ था 2024 में बहुत जुल्म हुआ, बंद कमरों के फैसले बहुत जुल्म कर गए, और फिर आप अपने माजी को करेक्ट करने के लिए रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपने पास्ट को, और फिर यही लोग कहेंगे कि जनाब जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। सर आप आज इसके ऊपर कुछ करें, आने वाले कल के अंदर सिर्फ पछतावा होगा। आप माफी का ऐलान किया जाए, खोल दो दरवाजे जेल के और जमहूरियत को सांस लेने दो। जो तुमने इमरान खान को कैद करने का मतलब इस मुल्क में पता क्या है? आपने जमहूरियत को कैद कर दिया। और देखें सारे मामला तो उससे जुड़े हुए हैं। सियासत आज भी टेलीविजन, ये मेरे पास सामने कोई 15-20 स्क्रीन लगी हुई हैं। पहली हेडलाइन क्या है जी? क्या हुकूमत का जुडिशल पैकेज लाने का ख्वाब पूरा होगा? क्या इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे? कोई हेडलाइन इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। वैसे इमरान खान को रिहा करें, पीटीआई के जी 3 मुतालबात हैं। असद कैसर और उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू की और वही कहते हैं कि 3 शराइत हैं। इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और मुल्क के अंदर नए इलेक्शन करवाएं। अब ये नए इलेक्शन तो नहीं होंगे जब तक कोई नहीं चाहेगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई और फिर उसके साथ साथ जो केसेस वाला मामला है, इसके ऊपर हुकूमत और अरबाब इख्तियार को ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए। व्यूअर्स, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और एहतजाज हर सूरत होगा। अगर कोई ये कहता है कि 8 घंटे बंद करके आपको सिखाया गया, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, तो आपने कल मैंने आपके सामने एक सीरीज़ ऑफ जो बयान थे वो रख दिए कि इसके बाद ये नहीं हो सकता कि लोग जो है वो उनके बयानात में मज़ीद तेज़ी आ जाए। आज भी जो केपी असम्बली में गुफ्तगू हुई है, कंपनीज़ का जिक्र किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज और SFIC का जो मामला है उसके ऊपर बड़ी दबंग किस्म की तकरीरें की गई। तो सर आसार ये बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि ये मुद्दा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करेगा। असद कैसर ने स्पीकर के इक़दाम को भी नाकाफ़ी करार दिया है जी। और उमर अयूब ये कहते हैं कि 2 टोक अल्फाज में जो उन्होंने कहा कि मुल्क में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएँ और हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। आज फिर केपी असम्बली का इजलास हुआ जी और इसमें फिर से ऐसी तकारीर की गई जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाएगी। और मावन खुसूसी हैं जी केपी के अब्दुल करीम साहब, उन्होंने क्या कहा? मईशत मनफी में जा रही है और कहते हैं कि SIFC बनाई गई। कोई सरमायाकारी बता दें जो मुल्क के अंदर हुई, और जो सरमायाकार और जो मुल्क के इदारे हैं वहाँ पर आपको हर इदारे के ऊपर रिटायर्ड जनरल जो है बैठा हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम बातें हो रही है। आप कितनी देर इस सोच को रोकेंगे?
या तो पूरी कौम को आप जेल में, अडाला जेल में बंद कर दें, शायद जेल छोटी है इसलिए, नहीं तो इनके बस चलता तो ये कब का बंद कर चुके होते। जमहूरी रवैयों को और जमहूरियत को जब रोकेंगे तो फिर लोग जो हैं आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, चाहे वो लकी मरवत में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, कहीं ना कहीं। या फिर आप किसी को बंद भी कर देना और उसके ट्विटर को बंद कर दें, उसकी आवाज़ को बंद कर दें, उसकी ज़ुबान काट दें, वो फिर भी दिल में आपको बुरा जो है वो ज़रूर कहेगा। व्यूअर्स, आज के इस दौर में मैंने कहा ना कि ये द अल्टीमेट डेमोक्रेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको सीखना है और आपको समझना है। हमें किसी आइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइन को भी यहाँ पे पामाल कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जी चैलेंज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने जिस्मानी रिमांड का फैसला ये चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा का जल्दबाजी में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। ट्रायल अदालत के फैसले में जिस्मानी रिमांड मंजूरी की वजूहात तहरीर नहीं की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने FIR में किरदार का जायज़ा लिए बगैर ये फैसला जो है वो सादिर किया और इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला असूल और कवानीन और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। ट्रायल अदालत के फैसले में जिस्मानी रिमांड मंजूरी की वजूहात तहरीर नहीं की गई। इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला असूल और कानून और सच और इंसाफ के मुनाफी है। प्रोडक्शन ऑर्डर अब जारी होंगे। व्यूअर्स, इतलात ये हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी जल्द प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। लेकिन अब जो कह रहे थे ना कि कुछ पर्दे हैं, कुछ पर्दे रहने दें, पर्दे के पीछे क्या है, तो अब वो पर्दे के पीछे क्या है, वही डील्स होंगी, वही किसी का ख्वाब होगा। और फिर इस पार्लियामेंट को जो आज आपने शो पुटअप किया, ये एक इंतहाई फजूल और फ्लॉप किस्म की ड्रेस रिहर्सल थी कुछ दिनों के बाद जो तरमीम आप करने जा रहे हैं। तो ये अब जो काला कानून है, इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी और पार्लियामेंट वो ये कहते हैं कि एक SHO के ताबे है। इस्लामाबाद में जलूस से मुतल्लिक नया जलसों और जुलूस से मुतल्लिक नया कानून बनाया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की नफ़ी में कवानीन बनाए जा रहे हैं, जलसों को रोकने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। देखना चाहता हूँ कि स्पीकर गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है या नहीं करता। ऐसा कानून बना दिया गया जिसमें पार्लियामेंटेरियंस खुद को एक DC और SHO के ताबे कर रहे हैं। एक जलसे के लिए अपोजिशन से खाइफ होकर काले कवानीन बनाए जा रहे हैं। आज सूरत हाल ये है तो कल को एक SHO पकड़कर आपको तफ्तीश के लिए ले जाएगा। सियासतदानों को सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको व्यूअर्स एक और ख़बर भी दे दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के जलसे को रोकने के लिए इंतज़ामिया ने 8 करोड़ रुपये खर्च किए जी। और एक ख़बर रिपोर्ट हुई है, मैंने आपको डिले से ये ख़बर दी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौजूदा हालात में 470 कंटेनर्स खड़े किए गए जिनके बिल की मद में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। एक 40 फुट लंबे कंटेनर्स का किराया योमिया 40,000, जबकि 20 फुट कंटेनर्स का योमिया किराया 30,000 रुपये तक है। कंटेनर्स के किराए की मद में इस्लामाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए की अदायगी की। जलसे के दौरान सिक्योरिटी के लिए शहर भर में तकरीबन 5,000 पुलिस और पंजाब कांस्टेबलरी के एहलकारों को तैनात किया गया, जबकि उनके हमरा तकरीबन 1000 FC एहलकार ने भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सर, अगर आप किसी को इजाज़त दे देना, इट्स वेरी ईजी कि अगर कोई जलसा करे, आकर बैठते, एहतजाज करते, नारेबाजी होती, घर चले जाते, तो आपके ये पैसे भी जो है ना बच जाएं। अगर आप इस किस्म के काम करेंगे, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसके नताइज जो हैं वो आपके सामने। और आपको ये भी खबर दे दूँ कि फजल रहमान साहब अब किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन का हिस्सा हूं और रहूंगा। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतल्लिक फजल रहमान से उन्हें इत्मीनान में लिया और इस मौके पर फजल रहमान का कहना था कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया, अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। फजल रहमान से मुकालमा किया कि आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं, आप हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़्तिदार के अमीन रहे। दोनों सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कायद-ए-आज़म का जो हमने हवाला दिया, अगर आप इनकी बातें सुने कि जमहूरियत के साथ खड़े हैं, आवाम के साथ खड़े हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये कितनी देर इस जमहूरियत के साथ जो आखिरी सांस ले रही है इसका हाथ पकड़ेंगे, या फिर जो बिस्तरे मर्ग है इस पर इस जमहूरियत को छोड़कर चले जाएंगे।
اور پھر یہ سارے مل کر اس جمہوریت کا جنازہ اٹھائیں گے، پڑھیں گے، قبر کھودیں گے، اسے دفنا دیا جائے گا، کتبہ لگے گا اور جس پہ لکھا جائے گا مرحوم جمہوریت، تاریخ وفات 2024۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔